Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss important topics of DU, SOL, Banking and Insurance semester 6 BCom third year। इसके अंदर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बैंक्स कितने टाइप्स के होते हैं, NBFCs क्या होती हैं एंड एटसेट्रा थिंग्स। इससे पहले वाला जो पार्ट 1 रहा है आपका बैंकिंग इंश्योरेंस का, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इंक्लूडेड किए हैं, जैसे कि बेसल नॉर्म्स और आपका इंश्योरेंस का IRDAI और आपका नरसिम्हम कमेटी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपको आना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग एज एन आपका सब्जेक्ट है। नाउ डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले बैंक्स इन इंडिया में जो बैंक्स होते हैं, लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया में कितने टाइप्स के बैंक हैं और इन सब बैंक्स की क्या क्या डिस्कशन होने वाली है, ये सुनो। बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं मेनली फंक्शंस, लोगों से पैसा उठाना मीन्स डिपॉजिट करना लोगों का पैसा, और लेंडिंग फंक्शन मीन्स लोगों को अपना पैसा उधारी पर देना। फिर उसके बाद वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ कि बहुत अलग अलग टाइप्स के बैंक्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो फंक्शनिंग है बैंक की वो सही हो रही है कि नहीं। बैंक टेक डिपॉजिट एट मच लोअर रेट, पब्लिक कॉल्ड द डिपॉजिट रेट। जो बैंक होते हैं वो बहुत कम रेट पे पैसा उठाते हैं और लैंड करते हैं मनी ज़्यादा रेट पे। मींस लैंडिंग रेट जो होती है वो ज़्यादा होती है और जो बोरिंग रेट होती है वो कम होती है। ठीक है, मतलब इतना देते नहीं हैं जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है जितना वो चार्ज करते हैं। बैंक्स को काफ़ी सारी कैटेगरीज में बांटा गया है, जैसे कि सेंट्रल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक, लोकल एरिया बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट्स बैंक। इनके अंदर इसकी कैटेगरी की हुई है। अब 1 बाय 1 इसकी डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले बैंक के मेन फंक्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने ऐड कर दिया इसलिए कि जब आप बैंक की डेफिनेशन को डिस्क्राइब करो या उसके फंक्शंस बेसिकली पूछ ले एग्जाम में, तो आप एटलीस्ट इतने फंक्शंस लिखाओ जिसका आप एटलीस्ट मार्क्स गेन कर पाओ। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक से पैसा अपने पास जमा करना। प्रोवाइड डिमांड विड्रॉल फैसिलिटी, जब वो डिमांड करे, क्योंकि जब हम सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं तो उसका बेसिक मकसद क्या होता है कि जब आपने डिमांड करी तभी आपने वो क्या किया, उसको कंप्लीट कर दिया। फिर उसके बाद लैंडिंग फैसिलिटी, आप उधार पे देते हो, लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हो, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हो, फंड्स ट्रांसफ़र करते हो, देखा है ना NEFT। ठीक है, ये सब क्या काम करते हैं, आपके पैसा इधर से उधर प्रोवाइड करते हैं। ड्राफ्ट्स इशू करना, कस्टमर्स को लॉकर फैसिलिटी देना और डीलिंग विद फॉरेन एक्सचेंज बैंक से भी डील करना। बट द मेन फंक्शन एंड द प्राइमरी फंक्शन इज डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और विड्रॉल की फैसिलिटी। ये जो है वो मेन फंक्शन है, बाकी सेकेंडरी फंक्शंस में आते हैं। कुछ यूटिलिटी फंक्शंस भी हैं, वो भी बैंक परफॉर्म करता है। नाउ स्टार्ट करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेने का मेरा और मेन मोटिव ये था कि आपको हर एक बैंक के बारे में पता चल जाए, क्योंकि क्या होता है कभी कभी एग्जामिनर ना पर्टिकुलर बैंक को उठा के क्वेश्चन पुटअप कर लेता है। तो जब टाइप्स ऑफ बैंक्स डिस्कस होंगे उसमें एक एक बैंक ऑलरेडी डिस्कस हो चुका होगा। सेंट्रल बैंक, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। ये तो आपको पता है, हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है जो कि रेगुलेट करता है पूरी की पूरी कंट्री के बैंक्स को। मेन फंक्शन सेंट्रल बैंक का ये होता है कि ये गवर्नमेंट का बैंक है, गाइड करता है, रेगुलेट करता है, करेंसी प्रिंट करता है, इशू करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को ध्यान रखता है और कहते हैं ना लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ये भी नाम से जाना जाता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। इसका मतलब है कि जब कोई भी लोन देने के लिए मना कर देता है तब RBI के सामने आते हैं और RBI उसको लोन प्रोवाइड करता है उन बैंक्स को।
दूसरे वर्ड्स में कह दे तो सेंट्रल बैंक जो कंट्री का होता है में ऑल्सो बी नोन एज बैंकर्स बैंक, बैंकर का बैंक होता है ये। इट प्रोवाइड असिस्टेंस टू द अदर बैंक्स ऑफ द कंट्री एंड मैनेज द फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम को मैनेज करना है कंट्री का अंडर द सुपरविजन ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखो इसके अंदर आप क्या क्या पॉइंट ऐड कर सकते हो, इन सारे पॉइंट्स को इलेबोरेट कर सकते हो जो इसकी सेंट्रल बैंक की फंक्शनिंग है। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी को इलेबोरेट कर सकते हो। मैंने इको की कई वीडियोस के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी डिस्क्राइब की है बहुत ब्रीफ में, फिस्कल पॉलिसी डिस्क्राइब की है बहुत ब्रीफ में, तो आप लोग उसको गो थ्रू कर सकते हो कि इसके अंदर मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी किस तरीके से कोरिलेट करेगी। ना कोऑपरेटिव्स बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स वर्ड से समझ आ रहा है जो कि कॉपरेशन करके करते हैं। These banks are organized under the State Governments Act. They give short-term loans. Short-term loans देते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को और दूसरी अलाइड एक्टिविटीज़ को। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए लोन प्रोवाइड करना, ठीक है, ये सब काम कोऑपरेटिव बैंक्स के होते हैं। क्या मेन काम है? सोशल वेलफेयर। यहाँ पे देखो मेन पॉइंट लिखा हुआ है कि द मेन गोल ऑफ कोऑपरेटिव बैंक इज टू प्रमोट सोशल वेलफेयर बाय प्रोवाइडिंग कंसेशनल लोन। 3 स्ट्रक्चर के अंदर बांटा है इसमें, टायर 1, टायर 2 और टायर 3। टायर 1 में कौन से होगा? स्टेट लेवल, जैसे कि नाबार्ड, आरबीआई फंडेड, आरबीआई गवर्नमेंट नाबार्ड मनी डिस्ट्रीब्यूट करता है पब्लिक को। सीआरआर 3%, एसएलआर 25%, ओन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो मेनली आपको ये टायर 1 का याद रखना है कि ये स्टेट लेवल की बात कर रहा है। फिर उसके बाद टायर 2 डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात कर रहा है और टायर 3 विलेज लेवल की बात कर रहा है। टायर 2 के अंदर हम सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स की डिस्कशन करते हैं और टायर 3 के अंदर प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक्स की डिस्कशन करते हैं। नाउ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक 1956 बैंकिंग एक्ट में आया, पहले 1949 में था ये। फिर उसके बाद दे ऑपरेट ऑन कमर्शियल बेसिस एंड इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट, प्रॉफिट मेन ऑब्जेक्टिव है, जबकि कोऑपरेटिव बैंक का सोशल वेलफेयर। फिर उसके बाद यूनिफाइड स्ट्रक्चर है एंड आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट, स्टेट और प्राइवेट एंटिटी। दे आर यूनिफाइड स्ट्रक्चर एंड ओन्ड बाय गवर्नमेंट, स्टेट एंड प्राइवेट एंटिटी के थ्रू भी ये रन किया जा सकता है। दे टेंड टू ऑल सेक्टर्स, सारे के सारे सेक्टर्स में आ जाता है ये। रूरल में भी अर्बन होगा, रूरल में भी ओपन होगा, अर्बन में भी। दीज बैंक्स डू नॉट चार्ज कंसेशनल इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट ये ज़्यादा चार्ज नहीं करते, इंट्रोड्यूस बाय आरबीआई। पब्लिक डिपॉजिट मेन सोर्स होता है इनका अर्निंग का। फिर इसके अंदर कैटेगरी बनी है पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर के अंदर कौन कौन से हैं? पब्लिक सेक्टर के अंदर है जिसका मेजॉरिटी जो स्टेक होता है 51% स्टेक गवर्नमेंट के अंडर होता है वो पब्लिक बैंक, 51% स्टेक प्राइवेट के अंडर होता है प्राइवेट बैंक। और वो बैंक जिनके हेडक्वार्टर तो फॉरेन कंट्रीज में हैं लेकिन उनकी ब्रांचेस हमारी कंट्रीज में खुली हुई है। तो कहीं ना कहीं आज की डेट में गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि फॉरेन बैंक्स को बढ़ावा दें। रीज़न बिकॉज इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है, ठीक है। तो फॉरेन बैंक्स के अपने ही एक फ़ायदे हैं। और फॉरेन बैंक जो होता है कि अगर उसका स्पेसिफिक टाइम पीरियड हो गया है तो आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से, उसके रूल्स के हिसाब से काम करता है। तो दैट इज़ समहाउ इम्पॉर्टेंट टू आवर कंट्री। नाउ रीजनल रूरल बैंक की बात करूं तो स्पेशल टाइप के बैंक्स होते हैं जो कि कमर्शियल बैंक्स ही होते हैं एक तरीके से, जो कि प्रोवाइड करते हैं एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर को क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। आरआरबी पहले स्टैब्लिश 1976 में, 75 में हुआ था, रजिस्टर हुआ था 1976 में। आरबीआई जॉइंट वेंचर की तरह काम करता है। सेंट्रल बैंक का हिस्सा 50% होता है, गवर्नमेंट का 15% और कमर्शियल बैंक का 35%। सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसमें से जितने पॉइंट्स लिख सको लिखो और जितने पॉइंट्स याद कर सको याद करो। बहुत ही बेस्ट पॉइंट्स मैं लेके आई हूँ। नाउ 196 आरबीआई हैव बीन स्टैब्लिश। देखो 196 आरबीआई 1987 से 2005 तक स्टैब्लिश हो चुकी थी। 2005 के बाद 82 आरबीआई और रिड्यूस हो गई, ठीक है, मर्जर वगैरह हो गया। 1 आरबीआई कैन नॉट ओपन इट्स ब्रांचेस इन मोर देन जियोग्राफिकल कनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स। इन्होंने बोल रखा है एक आरबीआई
नहीं ओपन हो सकती। वन RBI कैन नॉट ओपन इट्स ब्रांच इन मोर देन 3 ज्योग्राफिकल कनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स। 3 ज्योग्राफिकल डिस्ट्रिक्ट्स अगर कनेक्टेड हैं तो वहाँ पे RBI ओपन नहीं हो सकती। नाउ लोकल एरिया बैंक्स की बात करूँ तो ये क्या है, 1996 में हुआ था। दीज आर ऑर्गेनाइज्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, अर्निंग मेन ऑब्जेक्टिव होता है इसका। लोकल एरिया बैंक रजिस्टर्ड हुआ है कंपनीज एक्ट के अंदर 1956। 4 लोकल बैंक्स हैं साउथ इंडिया के अंदर एट प्रेजेंट, आज की डेट में 4 लोकल बैंक्स हैं साउथ इंडिया के अंदर जो प्रेजेंट है ना। उसके बाद स्पेशलाइज्ड बैंक, नाम से समझ आ रहा होगा, जो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कुछ बैंक होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको स्पेशलाइज्ड बैंक कहते हैं। स्मॉल इंडस्ट्री बैंक ऑफ इंडिया, नाम से समझ आ रहा है, जैसे कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। कुछ लोन्स होते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है, जैसे कि सिडबी से चाहिए होता है जिनको लोन। फाइनेंसिंग स्मॉल इंडस्ट्री विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट, वो डन की जाती है विद द हेल्प ऑफ बैंक। नाउ एग्जिम बैंक कौन से हो गए, एग्जिम बैंक स्टैंड करते हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, मीन्स वो बैंक जो कि स्पेशली एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए काम में लेके आते हैं। नाउ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, सब लोग वेल अवेयर हो गए इससे कि ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है किन लोगों को, रूरल, हैंडीक्राफ्ट, विलेज एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। एग्रीकल्चर बेसिकली नाबार्ड फंक्शन करता है क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए लोगों को, जिन लोगों को इजीली एग्रीकल्चर में लोन वगैरह नहीं मिलता। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स कौन से हो गए, एज द नेम सचेज दीज टाइप्स ऑफ बैंक लुक आफ्टर द माइक्रो इंडस्ट्री, छोटी छोटी इंडस्ट्री को ढूंढते हैं, ये स्मॉल फार्मर्स को ढूंढते हैं, और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स को ढूंढते हैं और उनको लोन के थ्रू हेल्प करते हैं। पेमेंट बैंक्स, आज की डेट में पेमेंट बैंक्स बहुत ही ज़्यादा फेमस है। पेमेंट बैंक्स कौन से होते हैं, न्यूली इंट्रोड्यूस्ड फॉर्म ऑफ बैंकिंग इज पेमेंट बैंक हैव been conceptualized by the Reserve Bank of India. People with an account in the payment bank can only deposit an amount of up to ₹1 lakh तक जमा कर सकता है और लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, क्रेडिट कार्ड्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। ऑप्शन फॉर ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इशू ऑफ ATM डेबिट कार्ड कैन बी डन थ्रू पेटीएम्स बैंक। क्या बोल रहे हैं, पेटीएम बैंक वो बैंक होते हैं जो कि RBI के अंडर आते हैं और वो लोन वगैरह के लिए नहीं प्रोवाइड कर सकते, लेकिन उनके थ्रू जो आज की डेट में बैंकिंग हो गई है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपलर हो गई है। एयरटेल बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो बैंक, जियो पेमेंट बैंक, ये सब इनके अंदर ही आते हैं पेमेंट बैंक के। पेटीएम पेमेंट बैंक, NSDL पेमेंट बैंक। एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कितने भी चीज़ें बात कही गई है, तो देखो, अ कंज्यूमर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्टिसिपेंट इन द मार्केट, और अगर कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाएगा तो हमारी जो भी मार्केट है वो अच्छे से एक्सटेंड नहीं हो सकती। तो हमने कुछ राइट्स बना दिए कस्टमर के लिए जो कि उनको हेल्प करेंगे कि अगर उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है किसी तरीके से तो वो उसके लिए अपनी आवाज़ रेज कर सके, वॉइस रेज कर सके। क्या है इसको, हाँ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्या बोल रहा है, 1960 तक इंडिया वॉज प्लैग्ड विद केस ऑफ ब्लैक मार्केटिंग वगैरह बहुत थी, होर्डिंग, इनएडुकेट वेटिंग, फूड एडल्ट्रेशन। दीज वर प्रॉब्लम्स दैट अफेक्टेड द वेल बीइंग ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते थे ये ब्लैक मार्केटिंग वगैरह जो वाली प्रोसेस थी, तो इसीलिए उनके लिए एक्ट बनाया गया 1986 में, और उस एक्ट के अंदर काफ़ी सारे राइट्स की हमने डिस्कशन की थी। सबसे पहले आता है राइट और राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी क्या कहता है, देखो, राइट टू सेफ्टी कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डिफाइंस द राइट एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विस that are hazardous to life and property. This particularly applies to medicine, pharmaceutical, food stuff and automobile. The right require all such product of critical nature to life and property to carefully tested. मीन्स जो भी प्रोडक्ट आप मार्केट में लेके आ रहे हो, कंज्यूमर को सेल आउट कर रहे हो, वो अच्छे से टेस्टेड होना चाहिए, वैलिडेटेड होना चाहिए मार्केट में जाने से पहले। राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब है आपको पूरा राइट बनता है कि जो भी क्वांटिटी क्वालिटी आपको सेल की जा रही है उसके बारे में आप पूरी की पूरी जानकारी ले सको। ये हो गई राइट टू इन्फॉर्मेशन।
राइट टू चूज, जैसे कि कभी कभी क्या होता है ना, हम ए प्रोडक्ट को परचेज करने जा रहे हैं लेकिन वो कह रहे हैं कि आपको बी प्रोडक्ट भी परचेज करना पड़ेगा, ये कॉम्बो में है। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। राइट टू चूज के अंदर ये होता है कि आप डिफरेंट प्रोडक्ट को, राइट है आपका, अलग अलग आप ले सकते हो। द कंज्यूमर मस्ट हैव द राइट टू चूज बिटवीन डिफरेंट प्रोडक्ट्स एज कॉम्पिटिटिव प्राइस। दस द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट वेयर मैनी सेलर सेल, बहुत सारे सेलर्स सेल करते हैं एक जैसे प्रोडक्ट, मस्ट बी एस्टेब्लिश टू इंश्योर दैट द कंज्यूमर कैन एक्चुअली चूज कर सकता है कंज्यूमर अपने हिसाब से, ताकि मोनोपोली क्रिएट ना हो। मोनोपोली जिसमें सिंगल सेलर होता है वो अपने ही राइट्स को कैरी आउट करता है। राइट टू सीक रीड्रेसल का क्या मतलब है कि व्हेन अ कंज्यूमर फील एक्सप्लॉइटेड ही शी हैज द राइट टू अप्रोच द कंज्यूमर कोर्ट, जा सकता है वहाँ पे कंप्लेन कर सकता है। अ कंज्यूमर कोर्ट इज अ फोरम दैट हियर्स द कंप्लेन, ए कंज्यूमर कोर्ट एक ऐसा फोरम है जो कि आपकी आवाज़ सुनेगा, आपकी बात सुनेगा और आपको जस्टिस प्रोवाइड करेगा टू द पार्टी दैट हैज़ बीन हर्ट, जो कि वो पार्टी है, निर्दोष पार्टी आप कह सकते हो, उसको जस्टिस प्रोवाइड करेगा। दस इफ कंज्यूमर फील्स, अगर कंज्यूमर फील करता है कि उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है तो वो तुरंत कंज्यूमर फोरम जाके अपनी बात को रख सकता है। राइट टू बी हर्ड मतलब कंज्यूमर को जब भी वो कोई बात कहेगा तो उसको सुनना पड़ेगा, ठीक है। रिकॉग्निशन कंज्यूमर कोर्ट्स और रिड्रेसल फोरम, बेसिकली व्हेन अ कंज्यूमर फील एक्सप्लॉइटेड ही हैज़ अ राइट टू अप्रोच, वो गया कंज्यूमर कोर्ट में, तो जो भी रिस्पेक्टिव जजेस वगैरह हैं या जो भी उसकी बात को सुन रहा है वो ढंग से उसकी बात को सुनेगा। द राइट एम्पावर कंज्यूमर टू फियरलेसली वॉइस देयर कंसर्न एंड सीक जस्टिस, मीन्स क्या बोल रहे हैं कि वो उसको पूरा राइट है कि वो बिना डरे अपनी बात कह सके कि उसको किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन क्या बोल रहे हैं, कंज्यूमर मस्ट बी अवेयर, कंज्यूमर को पता होने चाहिए उसके राइट्स, मस्ट हैव एक्सेस टू इनफ इंफॉर्मेशन व्हाइल मेकिंग कंजम्पशन डिसीजंस, सच इंफॉर्मेशन कैन हेल्प देम टू चूज व्हाट टू परचेज, वो डिसाइड कर सकता है और उसको पता होनी चाहिए कि उसको क्या खरीदना है, कैसे खरीदना है और कितने प्राइस पे खरीदना है। मैनी कंज्यूमर इंडिया आर नॉट इवन अवेयर, उनको ये पता ही नहीं है कि वो उनको इन सब एक्ट से प्रोटेक्टेड है, उनको जस्टिफिकेशन नहीं मिलती, स्टिल वो उसी चीज़ को परचेज किए जा रहे हैं। दे कैन नॉट सीक जस्टिस व्हेन दे आर एक्चुअली हर्ट और एक्सप्लॉइटेड, उनको डिसीजंस, उनको जब तक आप एजुकेशन नहीं दोगे उनको पता ही कैसे लगेगा कि मेरे पास ये राइट है कि अगर मेरे को एक्सप्लॉइट किया गया है तो मैं कंज्यूमर फोरम में जा सकती हूँ और अपनी बात को रख सकती हूँ, ठीक है। तो कंज्यूमर एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट। कंज्यूमर फोरम क्या कहता है, कंज्यूमर फोरम कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट में उनको मदद करती है, कहीं ना कहीं कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करने से बचाती है। वो कंज्यूमर को गाइड करती है इन द प्रोसेस ऑफ फीलिंग कंप्लेन इन द कोर्ट which when they are exploited and also help in spreading consumer protection awareness को भी फैलाएगी। फिर इन्होंने 3 स्ट्रक्चर, टायर स्ट्रक्चर बना रखा है, 3 टायर स्ट्रक्चर बना रखा है। कौन कौन सा, कंज्यूमर कोर्ट इज वेयर द केसेस आर एक्चुअली प्रेजेंटेड एंड हर्ड, इट फॉलोज अ 3 क्वाजी जुडिशियल सिस्टम, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, स्टेट लेवल कोर्ट और नेशनल कंज्यूमर कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट लेवल में 20 लाख तक के केस आएंगे, 20 लाख से 1 करोड़ तक के स्टेट लेवल में आएंगे और 1 करोड़ से ज़्यादा आपके कंज्यूमर कोर्ट के अंदर आएंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। या तो डायरेक्टली कंज्यूमर बोलेगा कि या तो एग्जामिनर डायरेक्टली बोलेगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को जस्टिफाई करो, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दो, या तो फिर वो कोई भी राइट्स को पूछ लेगा, या तो फिर बोलेगा कि जो कोर्ट वगैरह होते हैं वो कितने कंपनसेशन वालों को किस कोर्ट के अंदर रखना चाहिए, वो इससे रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। नाउ व्हाट इज NBFCs? NBFCs की फुल फॉर्म होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है। तो ये एक ऐसी कंपनीज होती है जो कि बैंकिंग कंपनीज एक्ट में आती हैं, लेकिन इन कुछ जो काम होते हैं इनके, ये किसकी तरीके से होता है, बैंक के, लेकिन सारे काम नहीं होते। ये देखो यहाँ से पढ़ते हम
जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ फर्दर एक्सटेंडेड द डेफिनेशन ऑफ NBFC एज द कंपनीज हैविंग अ प्रिंसिपल बिजनेस। एक बिजनेस है जिसमें वो डिपॉजिट एक्सेप्ट रिसीव करते हैं डिपॉजिट अंडर एनी स्कीम और थ्रू एनी अरेंजमेंट इन वन लम सम और इन इंस्टॉलमेंट बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन इन एनी अदर मैनर। तो क्या करता है, ये डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है और भी दूसरे तरीके से ये क्या करता है, बैंक के काम करता है, लोन प्रोवाइड नहीं करेगा। देखो कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखो उसमें शायद लीव इट रह गई, एक बार इसको जस्ट रिवाइज कर लो कि RBI जो है वो NBFC को 1956 के अंदर लाने के लिए बोलता है और क्या बोलता है, एंड आर इंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। इसमें शेयर्स आ गए, स्टॉक्स आ गए, बॉन्ड्स आ गए, डिबेंचर्स आ गए इशूड बाय गवर्नमेंट, मार्केटेबल लाइक नेचुरलाइजिंग, हायर परचेज, इंश्योरेंस। दे डू नॉट इंक्लूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट दे डू नॉट इंक्लूड एनी इंस्टीट्यूशन हुज प्रिंसिपल इज दैट ऑफ एग्रीकल्चर। ये देखो हाईलाइट कर देती हूँ, बट दे डू नॉट इंक्लूड एनी इंस्टीट्यूशन हुज प्रिंसिपल बिजनेस। ये कोई भी इंस्टीट्यूशन को इंक्लूड नहीं कर सकता जिसकी जो मेन फंक्शन है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो, सेल ऑफ गुड्स हो और प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज रिलेटिंग टू इट। यही काम होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का कि वो किस तरीके से आपको फंडिंग्स वगैरह नहीं प्रोवाइड करती। ये हायर परचेज सर्विस प्रोवाइड करेगी। हायर परचेज सर्विस का मीन्स इंस्टॉलमेंट पे आपको सामान दे देगी, ठीक है। हायर परचेज सर्विस इज वे थ्रू विच द सेलर डिलीवर्स द गुड्स टू द बायर। ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं, क्योंकि अभी पेमेंट पूरी नहीं हुई, ठीक है। आपने फ्रिज खरीदा और फ्रिज के अंदर आपने फ्रिज खरीद लिया मान लो 20,000 का, और 20,000 में से आपने डाउन पेमेंट कर दी 5,000 की और बाकी आप इंस्टॉलमेंट 5,000 या 2,000 की इंस्टॉलमेंट आपने बंधवा ली। तो उससे क्या होगा कि जब आपकी पूरी की पूरी जब आपका पेमेंट पूरी होगी तब वो पर्सन आपको ऑनरशिप ट्रांसफ़र करेगा। फिर रिटेल फाइनेंसिंग का क्या काम है, कंपनीज दैट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फंड्स फॉर लोन, जो कि शॉर्ट टर्म फंड्स प्रोवाइड करते हैं गोल्ड में प्राइमरीली कंजम्पशन पर्पस, तो ये काम होता है इनका। ट्रेड फाइनेंस मीन्स कंपनी डीलिंग इन डीलर डिस्ट्रीब्यूटर फाइनेंस सो दैट दे कैन फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वेंडर फाइनेंस एंड अदर बिजनेस लोन भी प्रोवाइड करते हैं ये। इंडस्ट्रियल फाइनेंस, इंडस्ट्रियल फंडिंग्स, दिस इज द लार्जेस्ट सेक्टर where NBFC deals in a large portion of the segment. A loan makes up a major proportion of funds lent among the different segments. These majority include real estate, ये यहाँ पे भी वर्क करते हैं। असेट मैनेजमेंट कंपनीज, अगर असेट्स वगैरह परचेज करना है कंपनीज को तो। लीजिंग सर्विस मीन्स एक तरीके से रेंट पे प्रोवाइड करना। द कंपनी दैट डील्स इन लीजिंग, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ड वी कैन अंडरस्टैंड इट इन सच अ वे दैट वी रेंट अ प्रॉपर्टी और फ्लैट हम रेंट वगैरह पे लेते हैं, उस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। वेंचर कैपिटल सर्विस प्रोवाइड करती है एक तरीके से। द कंपनी इज दैट इन्वेस्ट इन स्मॉल बिजनेसेस। अगर मान लो किसी कंपनी, वो कंपनीज हैं ये जो स्मॉल बिजनेस आपको प्रोवाइड कर देंगी। स्मॉल बिजनेसेस के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको प्रोवाइड कर देंगी और सफिशिएंट रिटर्न आपको डिमांड करेंगी। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज एक रूट है, एक जड़ है इकोनॉमी की, जो कि आज की डेट में इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है, तो वहाँ पे भी ये हेल्प करेगी, आपकी NBFCs हेल्प करेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है और इसको एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से ये हेल्प करता है एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रायोरिटी लैंडिंग में। देखो आप समझना, मेरी बात पहले ध्यान से समझना, उसके बाद इसको मैं डिस्कस करूँगी। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का मतलब होता है कि पहले कुछ बैंक्स होते थे, क्योंकि पहले प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा फोकस किया गया तो प्राइवेट बैंक खुल गए थे, मतलब उनको ऑनरशिप मिल गई थी। तो उससे हुआ क्या था कि वो अपने सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते थे और वो रूरल एग्रीकल्चर वगैरह को
रूरल को, एग्रीकल्चर को, माइक्रो स्मॉल बिजनेस को इतना लोन वगैरह प्रोवाइड नहीं करते थे। रीज़न बीइंग कि वहाँ से उनको रिटर्न आने के चांसेस कम होते थे। वो किन को लोन देते थे? इंडस्ट्री सेक्टर्स को, ठीक है, जहाँ से रिटर्न के चांसेस अच्छे खासे होते थे, बैड डेब्ट के चांसेस कम होते थे। लेकिन ये देखा गया कि अगर आप इन सबको ही लोन देते रहोगे, ये सेक्टर तो बहुत अच्छे से इम्प्रूव करेंगे, लेकिन ये सेक्टर कम पे कम होते जाएंगे। तो उसके लिए जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, आरबीआई ने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बनाई गई, और इसके अंदर ये देखा गया कि आपको उन सेक्टर्स को भी लोन वगैरह प्रोवाइड करना है जो कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं। प्रायोरिटी सेक्टर रेफर्स टू दो सेक्टर विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंसिडर्ड एज इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ बेसिक नीड ऑफ द कंट्री। कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के लिए जो इम्पॉर्टेंट बैंक्स हैं उनको तो आप लोन दो, उनको तो कैटेगराइज करो इम्पॉर्टेंट। अगर उनको नहीं करोगे तो बैंक्स वगैरह उनको लोन नहीं देंगे, वो डेवलप नहीं करेंगे तो हमारी इकोनॉमी कोलैप्स्ड हो जाएगी। So they are assigned priority over other sectors. The bank are mandated to encourage the growth of such sectors with adequate and timely credit प्रोवाइड करेंगे वहाँ पे। प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग्स को क्लासिफाइड किया गया है और उनकी कुछ गाइडलाइंस भी बताई गई है, ठीक है। अच्छा आगे देखो, ये क्या करता है? ये बेटर क्रेडिट पेनिट्रेशन देता है, क्रेडिट डेफिसिट एरियाज में लैंडिंग को इंक्रीज करता है, मार्जिनल फार्मर्स, वीकर सेक्शंस के लिए ये ज़्यादातर है, और ये इम्प्रूव करता है रिन्यूएबल एनर्जी में, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, अलाइड सर्विस में, जहाँ पे अदरवाइज बैंक्स वगैरह इतना फोकस नहीं करते। इसीलिए इसको डिफरेंट कैटेगरीज में डाला गया है प्राइवेट सेक्टर नहीं, प्रायोरिटी सेक्टर की। नाउ एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, एक्सपोर्ट क्रेडिट, और देखो एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, अदर्स। अब इनकी वन बाय वन डिस्कशन करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है तो क्या इंपॉर्टेंटली इसको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। देखो एग्रीकल्चर के लिए बोल रही है लैंडिंग करोगे, आप दोगे फार्म क्रेडिट्स को ज़्यादा, लैंडिंग करोगे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को और एंशिलरीज एक्टिविटीज़ को ज़्यादा। एंशिलरीज एक्टिविटीज़ में, अलाइड एक्टिविटीज़ में डेयरी को, फिशरीज़ को, एनिमल हस्बेंड्री को, पोल्ट्री को, बी कीपिंग को आप ज़्यादा ध्यान में रखोगे, ठीक है। फिर क्रॉप लोन इंक्लूडिंग क्रॉप लोन एग्रीकल्चर, प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़, ठीक है, इनको मेन मुद्दा हम बनाएंगे। मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन फॉर एग्रीकल्चर सच एज परचेज ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स एक्टिविटीज, मशीनरी एंड डेवलपमेंट लोन्स फॉर अलाइड एक्टिविटीज। मीन्स बेसिकली बार बार ये यही कह रहे हैं कि हम एग्रीकल्चर में लोन, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर अलाइड फैसिलिटीज़ में लोन प्रोवाइड करेंगे ताकि वो इम्प्रूव हो सके। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स अगर वेयर हाउस किसी को चाहिए, मार्केट यार्ड चाहिए, गोडाउन चाहिए, तो उनके लिए भी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी हम काम करेंगे। सॉइल कंजर्वेशन के लिए, वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए भी हम वर्क करेंगे। देखो इसके अंदर ना अराउंड 10-15 पॉइंट्स थे पर्टिकुलर आपके पैराग्राफ, पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, लेकिन जो मेरे को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा, जो आप लोग लिख सकते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको मैंने इंक्लूड कर दिया। एंशिलरीज एक्टिविटीज़ के ऊपर हमने बात की थी, वो क्या थी? लोन्स अप टू 5 करोड़ तक, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर्स फॉर डिस्पोजिंग ऑफ प्रोड्यूस ऑफ मेंबर्स, लोन ऑफ सेटिंग ऑफ एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस सेंटर्स को देंगे, लोन फॉर फूड एग्रो प्रोसेसिंग कहाँ तक देंगे? 100 करोड़ तक देंगे। इतना नहीं इंपॉर्टेंट रखना, जो मेन आपको लगे ना, जो मेन वैसे तो मैंने मेन ही लिखा है, जो और आपको लगे आप एग्जाम में याद रहेगा वही पॉइंट्स लिख लो मेरे। फिर देखो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स में, फार्मर्स विद लैंड होल्डिंग, जिनकी 1 हेक्टेयर तक लैंड होल्डिंग है, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर को इन्होंने स्मॉल फार्मर्स की कैटेगरी में डाला। जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल हैं उनको हम लोग ज़्यादा लोन प्रोवाइड करेंगे। फिर उसके बाद देखो लोन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को देंगे। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, माइक्रो स्मॉल को कितना? माइक्रो एंटरप्राइज आर वन वेयर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, जो कि 1 करोड़ तक नहीं रहती और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक नहीं रहता, वो माइक्रो एंटरप्राइज में डाल दी इन्होंने। स्मॉल एंटरप्राइज जो कि मशीनरी जिनके पास 10 करोड़ से कम है,
ठीक है, और जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से कम आता है, और मीडियम में 50 करोड़ से जिनकी प्लांट एंड मशीनरी कम है और जिनका टर्नओवर 2000 करोड़ तक आता है, इनको आप इन कैटेगरीज में डाल दो और इन कैटेगरीज के हिसाब से इनको लोन्स वगैरह प्रोवाइड करो। एजुकेशन लोन कितना तक देंगे हम? एजुकेशन लोन टू इंडिविजुअल फॉर एजुकेशन इंक्लूडिंग वोकेशनल कोर्स, वो 20 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर लोन करंटली क्लासिफाइड एज प्रायोरिटी सेक्टर वुड कंटिन्यू टिल मैच्योरिटी तक, एक मेजर जब तक बच्चा हो जाता है तब तक उसको प्रोवाइड किया जाएगा। नहीं, इसका ये मतलब नहीं है, 1 मिनट और देखने तो क्या कह रहे हैं। लोन करंटली क्लासिफाइड एज प्रायोरिटी सेक्टर वुड कंटिन्यू टिल मैच्योरिटी। टिल मैच्योरिटी मीन्स जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता तब तक वो कंटिन्यू रहेगा लोन, मीन्स जब तक उसकी पेमेंट नहीं हो जाती। हाउसिंग लोन क्या कह रहा है? लोन टू इंडिविजुअल लोन देंगे हम घर के लिए, कितना देंगे? 35 लाख तक देंगे। अगर वो मेट्रोपॉलिटन है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इन सब मेट्रोपॉलिटन एरियाज में है तो हम 35 लाख तक देंगे, अदरवाइज 25 लाख तक देंगे अगर उन जगहों पे है। फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने बोल रखा है कि 5 करोड़ तक की बोरोइंग, 5 करोड़ पर बोरोअर अगर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम कर रहा है, जैसे स्कूल्स बनाना, ड्रिंकिंग फैसिलिटीज बढ़ाना, सैनिटेशन फैसिलिटीज बनाना। इट इंक्लूड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड टॉयलेट्स एंड वाटर इम्प्रूवमेंट एट द हाउस होल्ड लेवल पे कर रहे हैं तो भी हम इनको लोन प्रोवाइड करेंगे प्रायोरिटी सेक्टर अंडरटेकिंग में। रिन्यूएबल एनर्जी में कितना करोड़ देंगे? 30 करोड़ तक रिन्यूएबल एनर्जी में देंगे, जो कि जनरेटर्स, विंड मिल, माइक्रो हाइडल प्लांट से रिलेटेड होगी। अदर्स में बोल रहे हैं कि लोन्स नॉट एक्सीडिंग ₹1 लाख पर बोरोवर, 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बोरोवर्स के पास डायरेक्टली बाय बैंक टू इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल मेंबर ऑफ SHGs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में 1 लाख तक बोरोवर्स तक दे देंगे, उसके बाद नहीं देंगे। ना बिजनेस के कॉजेस क्या हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो बिजनेस रिस्क कितनी कैटेगरी में बांटा है, बिजनेस रिस्क क्या होता है, दैट वी डिस्कस ऑलरेडी इन द प्रीवियस वीडियो। नाउ व्हाट वी हैव टू डिस्कस इज व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, क्या क्या कॉजेज होते हैं। तो सबसे पहले है नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज मीन्स बिजनेस रिस्क अननेचुरल कैलेमिटी से आ जाता है, नेचुरल कैलेमिटी से आ जाता है, जैसे फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, जिसको हम रोक नहीं सकते, फॉर ह्यूमन बींग्स जो कि अनकंट्रोलेबल है, अनअवॉइडेबल है। ठीक है, वो हो गया आपका नेचुरल फैक्टर्स। कंपटीशन की वजह से आ गया, आपका जो कॉम्पिटिटर है वो स्ट्रांग है और आपकी जो प्राइस है कट ऑफ करके उसने फिर अपने प्राइस को बढ़ा दिया। व्हेन बिजनेस हैव स्ट्रांग कॉम्पिटिटर इन द मार्केट, और जिसने कट थ्रोट कॉम्पिटिशन बना रखा है प्राइस के रिस्पेक्ट में, प्रोड्यूसिंग चीपर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट विच इज ग्रेट हैजार्ड फॉर बिजनेस। चेंज इन डिमांड ही बदल गई। आप मान लो अम्ब्रेला तो नहीं कह सकते, एक एग्जांपल, आप मान लो लाइट की प्रोडक्शन कर रहे हो या पेन्स की प्रोडक्शन कर रहे हो, पेन्स परफेक्ट एग्जांपल है, पेन्स की प्रोडक्शन कर रहे हो और वो पेन डिमांड में ही नहीं रहा, पेन इज नॉट अ गुड एग्जांपल, लाइट्स ही सही है इसमें। लाइट्स के अंदर जैसे लाइट्स है, आप प्रोडक्शन कर रहे हो लाइट्स की, वो डिमांड में ही नहीं है लाइट्स, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका डिमांड चेंज होते ही वो प्रोडक्ट बैक डाउन हो जाएगा। जैसे आजकल मोबाइल्स फोन्स वगैरह बहुत ज़्यादा अप टू डेट चलते हैं, तुरंत कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आते ही एक प्रोडक्ट दूसरा बाहर। यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, नई नई प्रोडक्ट, नई नई टेक्नोलॉजी आने से जो प्रोड्यूसिंग जो पहले की जो प्रोडक्ट होता है वो बेकार हो जाता है। By doing this, per unit cost of production of goods decreases. For small business unit, it is not possible to do so. It is lead to suffer their business. Human causes risk, चोरी हो गई, ये सब कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई, ये भी अनअवॉइडेबल है। अनअवॉइडेबल मीन्स गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे आप कंट्रोल कर सकते हो क्या, नहीं। इफ अ सडन चेंजेस, अगर कोई सडन चेंजेस आ गए, कुछ चेंज आ गई मॉनेटरी पॉलिसी में, फिस्कल पॉलिसी में, तो भी आपकी क्या हो जाएगी, एनी हाउ बिजनेस रिस्क मेंटेन रहेगा। मिसमैनेजमेंट ये भी कंट्रोलेबल होता है। नॉट केपेबल टू रन द बिजनेस, आप ठीक से बिजनेस को रन ही नहीं कर पा रहे हो, बिजनेस रिस्क के कॉज को समझ ही नहीं पा रहे हो, प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से रिस्क बढ़ रहा है, और जो रिस्क बढ़ेगा तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। चलो अब थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि इसको हम किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं।
तो देखो अभी आप जो कॉजेज ऑफ रिस्क है ना, कॉजेज ऑफ रिस्क, उसको आप ना 2 कैटेगरी में डाल सकते हो। कौन कौन सी? कंट्रोलेबल फैक्टर्स, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। जो आपको लगे कि हाँ भाई हमारे हाथ में है, वो कंट्रोल की जा सकती है। जैसे थेफ्ट वाला एक एग्जांपल, ह्यूमन कॉज की वजह से होता है जो, वो कंट्रोलेबल है। और अनकंट्रोलेबल जैसे गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बना दी, ठीक है, ये कंट्रोलेबल नहीं है, ठीक है। और नेचुरल कैलेमिटी आ गई जैसे कि मिसमैनेजमेंट, आपका ये कौन सा पॉइंट है? ये कंट्रोलेबल है, ठीक है, ये हमारे हाथ की बात है। फिर उससे ऊपर वाला पॉइंट देखो, ये चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी अनकंट्रोलेबल है। ह्यूमन रिस्क हमारा कंट्रोलेबल है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी अनकंट्रोलेबल है। फिर चेंज इन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, चेंज डिमांड ही चेंज हो गई, कंपटीशन हो गई, कंपटीशन भी अनकंट्रोलेबल, नेचुरल फैक्टर्स भी। तो ये सब रीजंस हैं जिसकी वजह से बिजनेस रिस्क कहीं ना कहीं क्रिएट होता है ना। इस लेक्चर वीडियो में इतना ही। अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे, लेकिन आप लोग जिस तरीके से आप लोग अपना सपोर्ट शो कर रहे हो उसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करो। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सपोर्ट शो करो, शेयर करो वीडियो को एज मोर एज पॉसिबल। अच्छे से अपने एग्जाम दे के आओ और अच्छा अपना फीडबैक दो, ठीक है। अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी।